जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बच्चों, आवाज़ ठीक आ रही है? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? यस सर, ठीक आ रही है। ओके। So today is our lecture number 5 of manual therapy. लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी लेक्चर नंबर 4 में, मैनुअल थेरेपी के लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने बात की थी अबाउट द पैथोलॉजिकल एंट्रीज। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसमें वो हम लोगों ने बात की थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन। सबको समझ आ गई थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन? नो सर, एक दफा रिपीट कर दें। क्या कह रहे हो? सर एक रिपीट कर दें वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल और कॉन्ट्रैक्टाइल। बेटा वो आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो वो आप लोग मुझे मेल करो, ठीक है? तो काउंसलिंग सेशन में मैं फिर आप लोगों को समझा सकता हूँ, ठीक है? सर आप साथ साथ प्लीज आप साथ साथ अपलोड कर दिया करें ताकि हमारे पे बर्डन ना हो इस तरह से। बेटा देखें मेरी सर बात अपने सुने। काउंसलिंग आवर्स भी बता दें। देखो बेटा, जो बच्चे यहाँ पे लेक्चर लेते हैं ना यूट्यूब, यहाँ पे मेरे पास ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, और एक बच्चा जो यूट्यूब पे ही सिर्फ लेक्चर लेगा और यहाँ पर लेक्चर नहीं लेगा और वो इस चीज़ का इंतजार करता रहे कि जी सर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो फिर मैं पढ़ूंगा, तो बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल। आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ठीक है? अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, ठीक है, एक दफ़ा पीपीटी पढ़ के देखें, नहीं समझ आती कोई बात तो आप मुझे दोबारा बता सकते हो कि सर मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, तो काइंडली काउंसलिंग सेशन एक अरेंज करें, ठीक है? जो यूट्यूब है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हो जाएंगी आज या कल में जितने भी लेक्चर्स हैं, और वो मैं इसी तरीके से बल्क में आप लोगों को 3 से 4 लेक्चर्स जो हैं वो एक टाइम पे अपलोड कर दिया करूँगा। लेकिन कोशिश ये करें कि आप लोग यहाँ पर लेक्चर लें, यहाँ पर ऑनलाइन हों, ठीक है, और यहाँ पर अच्छे से समझें उस चीज़ को। मेरे पास टोटल मेरे आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है दैट इज 86 प्लस, और पार्टिसिपेंट्स मेरे पास इस टाइम 28 है मुझे मिला के। ऐसे ही है ना? जी बच्चों, यस सर। तो अपने जितने भी आप लोगों के कोलीग्स हैं सबसे पहले उनको तो ये कहें कि आप लोग लेक्चर्स लें, क्योंकि ये जितनी भी आप लोगों की अटेंडेंस होगी इसी के ऊपर आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स होंगे बेटा, ठीक है? जो बच्चा नहीं ले रहा लेक्चर, ठीक है, उसको मैं क्लास पार्टिसिपेशन में कोई मार्क्स नहीं दूंगा, ठीक है? यस सर। लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 5। जी सब बच्चों को नजर आ रही है पीपीटी? यस सर। Okay, so first of all, look at the contents. We are going to have the OMT evaluation, orthopedic manual therapy evaluation. We are going to have physical diagnosis. In OMT evaluation, indications, contraindications, measuring progress, okay? And all these things we are going to cover in this lecture, okay? So let's just start with OMT evaluation. Now, there are goals, ठीक है? हमारे पास कुछ गोल्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर हम लोग OMT इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है? और ये गोल्स जो हैं दे आर टोटल 3 इन नंबर, ओके? सो द फर्स्ट वन इज द डायग्नोसिस, the second one is the indications and contraindications, and the fourth one is the third one is the measuring progress, ठीक है? तो एक मिनट बच्चों,
So the first one is physical diagnosis. अच्छा बेटा, आपको किसी भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो आपका डॉक्टर कोई भी हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए जो डायग्नोसिस बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है। सो बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट, आप लोगों ने पेशेंट के लिए फिजिकल डायग्नोसिस बनाना होगा, ठीक है। लेट्स से कि फिजिकल डायग्नोसिस मींस, अब अगर आप कहीं पे भी किसी के पास चले जाओ तो वो कहेगा कि जी लो बैक एक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर उसका कोई डायग्नोसिस बनाए तो वो कहेगा जी लो बैक एक है, ठीक है। But you have to write down the physical diagnosis, and the physical diagnosis must include that which movement is uh, restricted, where there is hypermobility, whether the active range of motions are painless, painful, whether these movements are complete or whether they are incomplete. फिर इसी तरीके से पैसिव रेंजेस के बारे में आपने लिखना होता है, ठीक है, कि पैसिव रेंज ऑफ मोशंस आर दे कंप्लीट, ठीक है। द एंड फील यू आर गोइंग टू चेक इज इट नॉर्मल एंड एबनॉर्मल और इज इट पैथोलॉजिकल, ठीक है। अगर पैथोलॉजिकल है तो उसमें कौन सी टाइप है एंड फील की। सो इस तरीके से आप लोग एक फिजिकल डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि हम लोगों ने इवेल्युएशन करनी कैसे, एग्जामिनेशन हम लोगों ने कैसे करनी है, उसमें हम लोगों ने बात की हुई है कि एक्टिव मूवमेंट्स करवानी है, पैसिव मूवमेंट्स करवानी है, रेजिस्टिव मूवमेंट्स करवानी है, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या चेक करना है, जॉइंट प्ले मूवमेंट्स चेक करनी है, और लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन चेक करनी है। ऐसे ही है ना, टोटल 5 स्टेप्स हैं बेटा, ठीक है। इसकी बेस के ऊपर आप लोग ओएमपी इवेल्युएशन करते हो। तो OMT evaluation में जो सबसे पहला गोल है that is of physical diagnosis, ठीक है। Now the second one is indications and contraindications. बेटा एक मिनट, अजान हो रही है, अजान हो जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, let's just continue. So second
second goal of OMP evaluation is indications and contraindications. Now, indications and contraindications का obviously as a doctor आपको पता होना चाहिए कि इवेल्युएशन करते हुए आपको इन चीजों का अंदाजा होना चाहिए कि इसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है और कौन सी ट्रीटमेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब ब्लड से एक पेशेंट आता है आपके पास जो फ्रैक्चर के साथ है, एक्यूट कंडीशन है, फ्रैक्चर के साथ आया है, ठीक है, और अभी उसकी जो बोन है, जो फ्रैक्चर साइट है, दैट इज एन हीलिंग प्रोसेस। और अब इंडिकेशंस क्या हैं? आप इलेक्ट्रो में अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में देखें तो आप लोग कौन सी चीज यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज में, और कौन सी चीज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी? लेट्स जस्ट से कि अगर मैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करूं एक फ्रैक्चर साइट के लिए, तो मैं अल्ट्रासाउंड को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करूंगा। हालांकि फ्रैक्चर में आप इन्फ्लेमेशन होगी फ्रैक्चर साइट के अराउंड, जब हीलिंग हो रही है तो फ्रैक्चर साइट के अराउंड इन्फ्लेमेशन होगी, और अल्ट्रासाउंड आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, ऐसे ही है? यस सर, ऐसे ही है। Yes, sir. लेकिन आई एम कॉन्ट्राइंडिकेटिंग दैट इलेक्ट्रिकल मोडालिटी बिकॉज आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि अल्ट्रासाउंड जो है, या पढ़ा होगा कि अल्ट्रासाउंड जो है वो कैविटेशन प्रोड्यूस करती है, पढ़ा है? Stable or unstable, sir? यस सर, Yes, sir. प्रोड्यूस करती है। Yes, sir. जो है एक्चुअली वो हीलिंग नहीं होने देंगे आपके फ्रैक्चर साइट, सही है? सो दैट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। मैंने इवैल्यूएशन के वक्त ही ये सोच लिया है या लिख लिया है कि दैट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंडीशन, ठीक है, फॉर अल्ट्रासाउंड। और सेकेंडली अगर मैं इंडिकेशन में लिखूं तो मैं इंडिकेशन में क्या लिखूंगा कि आइसपैक्स, ठीक है, इट इज इंडिकेटेड, ठीक है, आइसपैक्स आप लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। Short से best टेंस अप्लाई कर सकते हैं क्या कह रहे हो? सर? टेंस टेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन टेंस का इतना फायदा नहीं होता बेटा। टेंस का ज्यादातर जो फायदा होता है वो उसमें होता है कि जहां पर नर्व्स आपकी नर्व कॉज हो पेन की, ठीक है। सर लेजर है ना, क्योंकि वो इंडिकेशन में लेजर वो फ्रैक्चर्स को हील करने की हेल्प करती है। लेजर थेरेपी जी एक्यूट स्टेज में लेजर थेरेपी भी बेटा इतना हेल्पफुल Sir, नहीं होती। UVR. Sir, ultraviolet. UVR, sir. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जी सर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर लेट्स से कि ओपन वुंड है, ठीक है ना। अगर कहीं पर ओपन वुंड होता है तो वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए या इन्फेक्शन को प्रोफाइलेक्टिकली ट्रीट करने के लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ज्यादातर जो इफेक्ट होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो Yes, sir. हम उसमें एक्यूट स्टेज अगर कोई ओपन वुंड है उसमें यूज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। लेकिन लेट्स से हीलिंग हो रही है, ठीक है, तो हीलिंग के वक्त हमें लेजर थेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम लोगों ने सिंपली कोल्ड पैक्स यूज कर सकते हैं, दैट इज एन इंडिकेशन। हॉट पैक्स भी हम लोग नहीं यूज कर सकते। हॉट पैक्स हम लोग अबव द फ्रैक्चर साइड एंड बिलो द फ्रैक्चर साइड हम लोग हॉट पैक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन एट द फ्रैक्चर साइड एक्यूट कंडीशन के अंदर हम लोगों के लिए वो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है मेरा कि ओएम इवैल्यूएशन करते हुए सबसे पहले चीज क्या होनी चाहिए, आपका गोल क्या होना चाहिए कि आपने एक फिजिकल डायग्नोसिस बनाना है। मेडिकल डायग्नोसिस नहीं बेटा बनाना, फिजिकल डायग्नोसिस बनाना है, ठीक है। फिजिकल डायग्नोसिस मींस इफ अ पेशेंट कम्स टू यू विद अ sciatica, ठीक है, तो sciatica की तो डिफरेंट कॉजेज हैं, आपने रूट कॉज लिखनी है कि व्हाट इज द एक्चुअल रूट कॉज इन दिस पेशेंट दैट इज कॉजिंग sciatica, ठीक है। sciatica आप सबको पता है ना, sciatica किसी भी वजह से हो सकती है। फेसेट जॉइंट्स की इरिटेशन की वजह से हो सकती है, फेसेट जॉइंट की लॉकिंग की वजह से हो सकती है, ठीक है। पिरिफॉर्मस सिंड्रोम हो सकता है, पिरिफॉर्मस की टाइटनेस की वजह से हो सकती है, डिस्क बल्ज की वजह से हो सकती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजी है उस वजह से हो सकती है,
पेरिफॉर्मस मसल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो गया है, ठीक है, उस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो यू हैव टू राइट डाउन द एक्चुअल रूट कॉज, यू हैव टू राइट डाउन द फिजिकल डायग्नोसिस। और सेकंड इंपॉर्टेंट जो गोल होगा वो आपका ये होगा कि व्हाट आर द इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस to the treatment which you are going to give to that particular condition। आपने उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को मेंशन करना है, ठीक है। थर्ड वन इज द बेसलाइन मेजरमेंट, ठीक है। बेसलाइन मेजरमेंट आपने क्यों लेनी होती है? जो मैं पहले बात कर रहा था कि जी आपने एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को मेजर करना है, आपने पैसिव रेंज ऑफ मोशन को मेजर करना है, रेजिस्टेड मूवमेंट को मेजर करना है, ठीक है। ओएमटी वैल्यूएशन ही है ना जॉइंट प्ले मूवमेंट्स को, वो हम लोग चेक किस लिए करते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि हम लोगों ने एक डायग्नोसिस बनाने के वेदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन और वेदर इट इज अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन के जी या तो ये मसल है कोई या कोई लिगामेंटस इंजरी है, नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं, हम लोगों के लिए हम लोगों के पास एक बेसलाइन मेजरमेंट आ जाती है कि अच्छा ट्रीटमेंट से पहले या ऑन द वेरी फर्स्ट डे उसकी जो मेजरमेंट्स थी वो ये थी इवेल्युएशन से पहले, ठीक है, इवेल्युएशन के वक्त। और जब हमने ट्रीटमेंट किया है तो उस ट्रीटमेंट से उसकी बेसलाइन मेजरमेंट्स को क्या फर्क पड़ा है? क्या वो बेसलाइन मेजरमेंट्स इंप्रूव हुई हैं, ठीक है, या फर्दर उनमें चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, ऐसी चेंजेस जो कि डेट्रीमेंटल हैं। तो आफ्टर अ वीक और 2, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन हम लोग बेसलाइन मेजरमेंट्स को रिपीट करवाते हैं, ठीक है। जो बेसलाइन मेजरमेंट्स हमने ली होती हैं हम लोग दोबारा रिपीट करते हैं उनको, ताकि हमें पता चल सके कि क्या वाकई उसकी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन पहले से बेहतर हुई है या एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कम हो गई है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन में फर्क आया है, एंड फील बेहतर हुई है या नहीं हुई, एंड फील पैथोलॉजिकल से नॉर्मल की तरफ आई है या नहीं आई, ठीक है। सो जब हम 1 वीक के बाद मेजरमेंट्स रिपीट करते हैं तो एक्चुअली हमें वहां पर जाके ये पता चलता है कि जो ट्रीटमेंट आपने दिया है वो ट्रीटमेंट फायदेमंद रहा है या नहीं रहा फायदेमंद। बात की समझ आ रही है बेटा? तो अगर फायदेमंद नहीं रहा तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ट्रीटमेंट को या अपनी इवेल्युएशन को एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं इवेल्युएशन को, ठीक है, टू इम्प्रूव द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट को बेहतर करने के लिए हम लोग इवेल्युएशन दोबारा रिपीट करते हैं कि कहीं हमसे इवेल्युएशन में तो कोई गलती नहीं हो गई। बात समझ आई है? सर तो ये 1 वीक की हमारी ट्रायल ट्रीटमेंट चल रही होती है जो हम दे रहे होते हैं? नहीं, हिट एंड ट्रायल ट्रीटमेंट की बात नहीं है। बात यह है कि आपने ऐसा ट्रीटमेंट देना है जो स्पेसिफिकली एक पेशेंट को बेहतर करे। हिट एंड ट्रायल ट्रीटमेंट तो ये होता है आपको कंडीशन, आपको डायग्नोसिस ही नहीं पता चलता ना एक फिजिकल डायग्नोसिस है क्या। आपके पास सिर्फ एक पेशेंट आता है पेन के साथ, और अगर आपको उसका नहीं पता चलता अपॉन इवेल्युएशन कि इसका डायग्नोसिस क्या है, ठीक है, तो वो हिट एंड ट्रायल ट्रीटमेंट होता है। जब ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन जब आपने फिजिकल डायग्नोसिस बना लिया, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये हिट एंड ट्रायल ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो बल्कि आपकी बेहतरी है, आपकी इवेल्युएशन है। अब जरूरी नहीं होता कि एक इंडिविजुअल जो है, लेट से एक पेशेंट आता है आपके पास मस्कुलर टाइटनेस के साथ, ठीक है, लेट से, ठीक है, हैमस्ट्रिंग टाइटनेस के साथ आपके पास एक पेशेंट आता है। एक पेशेंट हैमस्ट्रिंग टाइटनेस का स्ट्रेचिंग से ठीक हो जाता है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग से, लेकिन एक पेशेंट हैमस्ट्रिंग टाइटनेस का स्टैटिक स्ट्रेचिंग से ठीक नहीं होता, वो मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस से ठीक होता है, या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस से ठीक होता है, या मसल एनर्जी टेक्निक से ठीक होता है। मैनुअल थेरेपी में टेक्निक है मसल एनर्जी टेक्निक, उससे ठीक होता है। इट डजंट मीन कि जी ये हिट एंड ट्रायल ट्रीटमेंट है। इट इज जस्ट कि जो स्पेसिफिकली किसी पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है क्या वो उसको फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा। समझ आइए बात की? यस सर। सर जी बेटा। सर हमारा डायग्नोसिस एक्यूरेट कैसे होता है, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंसेस? ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर नॉलेज, ठीक है बेटा। कभी भी आप लोग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम डायग्नोसिस अच्छा नहीं बना पाते, या हमारा डायग्नोसिस ठीक नहीं होना चाहिए,
या मतलब ये नहीं कि जी मेरा पहला डायग्नोसिस ठीक नहीं बना तो जी पता नहीं मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, या ये दिस इज नॉट द एक्चुअल पिक्चर विद द नॉलेज। आपके पास नॉलेज आना चाहिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सपीरियंस। ठीक है, ये जो OMT इवैल्यूएशन है ना बेटा, ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी इवैल्यूएशन, ये मैंने MSc में आके पढ़ा कि OMT इवैल्यूएशन को इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया जाना चाहिए। ठीक है, जी सर। मैंने अपने BS ऑनर्स के अंदर ये नई चीज पढ़ी कि OMT इवैल्यूएशन इस तरीके से होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो इट डजंट मीन कि जी उससे पहले तक जो मैंने डायग्नोसिस बनाए वो गलत बनाए या वो तुक्के पे बनाए। ठीक है, उससे पहले तक जो इवैल्यूएशंस की या ट्रीटमेंट की वो ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, जो मेरे पास नॉलेज था या जो एक्सपीरियंस था। तो होता क्या है, जब मैंने ग्रेजुएशन की थी और ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी हॉस्पिटल के अंदर ही, तो शुरू शुरू में मेरे भी डायग्नोसिस गलत होते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नॉलेज में कोई डेफिशिएंसी है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको वो स्टेप, उस स्टेप्स का नहीं पता कि जिस स्टेप से आपने चलना है, जिन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में या इवैल्यूएशन में ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, जो मैंने जी पहले सर। आप लोगों की इवैल्यूएशन पढ़ाई हुई ना कि जी एक्टिव रेंज को चेक करना है, पैसिव रेंज को चेक करना है, रेजिस्टेड मूवमेंट्स को चेक करना है, जॉइंट प्ले मूवमेंट्स को चेक करना है, और लास्ट में आपने सॉफ्ट टिश्यूज को चेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 वैल्यूएशंस आपको ऑर्थोपेडिक की किसी भी कंडीशन को मैनेज करने में, इवैल्यूएट करने में कभी भी गलत नहीं साबित होंगी। ठीक है, अगर आप इनके थ्रू चलोगे। आपको कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन का पता है, आपको नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन का पता है। ठीक है, नाउ कहते हैं a skilled manual therapist can hear and see and feel a patient's physical diagnosis। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, the skilled manual therapist here means history of the patient। हिस्ट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, हिस्ट्री एक्चुअली आपको बता देती है कि आपकी इवैल्यूएशन कैसे जनरलाइज्ड से स्पेसिफिक जॉइंट की तरफ जाएगी। ठीक है, अगर आप पेशेंट की हिस्ट्री को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो आप कभी भी इवैल्यूएशन को स्पेसिफिकली किसी एक जॉइंट के लिए नहीं फोकस कर सकोगे। अब आप लोग, जब मैं आप लोगों को ये 7th लेक्चर में जब आप लोग रीजन्स पढ़ना शुरू करेंगे स्पाइन में, ठीक है, तो वहां पर प्रॉपर हिस्ट्री दी होगी। और हिस्ट्री में आपको क्या बताया जाएगा जी, एक पेशेंट है जो कि चलता है तो उसकी पेन जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बैठता है तो उसकी पेन कम हो जाती है, लंबर में उस पर पेन है, लो बैक एक। तो इसमें हमें सिंपल डायरेक्टली हमें बताया जाता है देयर इज अ स्टेनोसिस। ठीक है, देयर इज अ स्टेनोसिस, कि अगर एक बंदे की चलते हुए दर्द ज्यादा हो जाए और बैठ के दर्द कम हो जाए तो दैट इज अ स्टेनोसिस। और उसके ऑपोजिट क्या है, डिस्क बल्ज है या इंटरवर्टेब्रल डिस्क पैथोलॉजी है, जिसकी पेन बैठ के ज्यादा हो जाती है, चल के कम हो जाती है। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा विद हिस्ट्री। ठीक है, मैं कितने फोकस होकर हिस्ट्री को सुनता हूं और मैं कैसे क्वेश्चंस पूछता हूं कि जिससे मेरी इवैल्यूएशन जो है वो जनरलाइज्ड से स्पेसिफिक जॉइंट की तरफ जाएगी, ये स्पेसिफिक रीजन की तरफ जाएगी। ठीक है, समझ आई बच्चों? यस सर। Yes, sir. Now the second one is a skilled manual physical therapist can see observation। ठीक है, आपके ऑफिस के अंदर या आपके क्लिनिक के अंदर एक पेशेंट एंटर हो रहा है तो आप उसको उस एंट्रेंस के वक्त ही पहचान लो। ठीक है, कि ये पेशेंट किस तकलीफ के साथ आपके पास आ रहा है। ऑब्जर्व करो, वो जो उसका गेट है, उसके चलने का अंदाज है, ठीक है, उसके बैठने का अंदाज, उसकी एक्टिविटीज का, जो वो मूवमेंट कर रहा है, बॉडी मूवमेंट्स कर रहा है, उसका अंदाज देखें, ऑब्जर्व करें उसको। एक तो ये एक ऑब्जर्वेशन है ना कि जी वो पेशेंट आपके पास चलकर आ रहा है, आपके पास बैठ, दिस इज ऑब्जर्वेशन।
और सेकंड जो आप एग्जामिनेशन से पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन की, जिसका पेशेंट आपको इंडिकेट करता है कि मेरी नेक में पेन है, ठीक है, तो आप पेशेंट को क्या कहते हैं, आप एक्सपोज करवाते हैं उसकी नेक को, ठीक है, और चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या लैंडमार्क्स, बॉडी लैंडमार्क्स अपनी जगह पर है, करते हैं ना ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टू सी द पेशेंट स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, सो यू हैव टू सी द पेशेंट, यू हैव टू ऑब्जर्व द पेशेंट, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट स्पेसिफिक रीजन जिसकी पेशेंट कंप्लेंट लेकर आए, ठीक है बेटा। एंड द लास्ट थिंग इज यू आर गोइंग टू फील द पेशेंट, ठीक है। अब फीलिंग कैसे आती है, फीलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज पैसिव रेंज ऑफ मोशन। आपको एक्टिव रेंज ऑफ मोशन से, आपको रेजिस्टेड मूवमेंट से इतना फील नहीं होता जितना आपको पैसिव रेंज ऑफ मोशन से फील होता है, बिकॉज यू आर कंडक्टिंग दैट मूवमेंट ऑन योर ऑन। पेशेंट को तो नहीं पता चलेगा, वो जितना मर्जी एक्टिवली मूव कर ले उसको नहीं पता चलेगा कि उसको क्या इश्यू आ रहा है। आप जब पैसिवली पेशेंट की मूवमेंट को चेक करते हो या पैसिवली मूवमेंट करवाते हो तो एक्चुअली आप लोग एंड फील को चेक कर रहे होते हो। So that is an important thing in OMT evaluation. Asha, now physical diagnosis is usually based on the model of somatic dysfunction. हम लोगों ने OMT evaluation पढ़ी हुई है, हम लोगों के पास आगे 3 goals आ गए हैं कि OMT evaluation के 3 goals होने चाहिए। Now the OMT evaluation is usually based on the model of somatic dysfunction. Now, what is the somatic dysfunction? Now, it is theorized. This is a theory, ठीक है, और ये काफी हद तक approved theory है, ठीक है, कि whenever there is an issue in your body, whenever there is a mechanical issue, whenever there is something external, मतलब कि external source से कोई trauma हुआ है, ठीक है, या बायोमैकेनिकल इशू है या पोस्चरल इशू है, ठीक है, तो इन इश्यूज के लिए आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम या नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम इज वेरी मच सेंसिटिव टू दीज लिटिल चेंजेस। ऐसी लिटिल चेंजेस जो आपके पोस्चर में कंटिन्यू रहती हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और वो बहुत जल्दी अपने आप को अडेप्टेशंस की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। कैसे अडेप्टेशंस की तरफ लेकर जाता है? ऑब्वियसली अगर एक बंदा है जो स्लाउच पोस्चर के साथ बैठता है या स्लाउच पोस्चर के साथ खड़ा होता है तो नर्वस सिस्टम ये तो नहीं चाहता ना कि वो पैथोलॉजिकली उसको मूव कर दे या उसको फिजियोलॉजी से मूव कर दे, अवे मूव कर दे नॉर्मल कंडीशन से और पैथोलॉजी की तरफ ले जाए। एक्चुअली नर्वस सिस्टम करता क्या है कि उसने प्रोटेक्ट करना होता है डिफरेंट टिश्यूज को, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग, ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, उसी पोस्चर को अडेप्ट करना शुरू कर देता है और एट द सेम टाइम उस पोस्चर को अडेप्ट करने के लिए उसको किसी मसल, किसी ग्रुप ऑफ मसल को अगर टाइट करना पड़ता है तो उस ग्रुप ऑफ मसल को वो टाइट कर देता है, किसी ग्रुप ऑफ मसल को अगर उसे लेंथन करना पड़ता है तो वो उसको लेंथन कर देता है, ठीक है। सो द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इज स्केयर्ड बाय पेन एंड इम्पेयरमेंट। कोई एक्सटर्नल कोई ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से पेन हो रही है या कोई इंपेयरमेंट आई है, पोस्चरल इंपेयरमेंट आ सकती है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग एन एसिमेट्री इन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। जब ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम अडेप्टेशंस प्रोड्यूस कर देगा, कुछ मसल्स को टाइट कर देगा, कुछ मसल्स को लेंथन कर देगा, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, एसिमेट्री प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेट्स से गेट के अंदर आपकी एक साइड की जो स्ट्राइड लेंथ होगी वो सही होगी या नॉर्मल होगी और दूसरी साइड की जो स्ट्राइड लेंथ होगी वो छोटी होगी, पॉसिबल है ऐसा? जी बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. so that is going to produce an asymmetry in the musculoskeletal system and resulting in disruption of the harmony and rhythm of the body,
जब एसिमेट्री प्रोड्यूस होगी तो वो ही आपकी कोऑर्डिनेशन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगी। कोऑर्डिनेशन आपकी डिस्टर्ब होगी, आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, आपकी ब्रीदिंग इफेक्ट हो सकती है। लेट्स से अगर आपको नेक में एक साइड के ऊपर इश्यू है तो आपकी ब्रीदिंग इफेक्ट हो सकती है उस साइड की, आपके उस साइड के लंग्स एक्सपेंशन डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, just due to that musculoskeletal issue or musculoskeletal impairment। समझ आ गई बच्चों यहां तक? So this is what we called as somatic dysfunction। ठीक है, this is सर तभी actually कहते हैं ना जी कि बेटा, आपका पोस्चर बहुत मैटर करता है, मतलब कि सिटिंग में स्पेशली, कि आप किस तरह या मूवमेंट वगैरह में। पोस्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके अलावा गेट आपका, ठीक है, आपकी एक्टिविटीज करने का स्टाइल, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके उठने का स्टाइल, आपके बैठने का स्टाइल, हर चीज मैटर करती है, आपके सोने का स्टाइल। ऑल सर योर यहाँ पे पोस्चर। फर्स्ट लाइन, जी सर ये जिसमें फर्स्ट लाइन लिखी है कि न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इज कार्ड बाय पेन, तो क्या इसमें इसका ये मतलब है कि अगर पेन हो आपको तो वहां पर फिर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की स्कारिंग हो जाती है? नहीं, स्केर्ड डरता है। ओके, ठीक है। सेंसिटिव का मैंने लफ्ज इसीलिए यूज किया कि दैट इज वेरी मच सेंसिटिव। हल्की सी भी चेंज आएगी बॉडी के अंदर तो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम फौरन से रिस्पॉन्ड करेगा उस चेंज को। ओके सर। या उसको रिवर्स करने की कोशिश की जाती है या फिर क्या किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये अडेप्टेशंस प्रोड्यूस कर ली जाती हैं। समझ आई बात की? स्केर्ड, दैट इज गोइंग टू फियर ऑफ समथिंग। सर हमारा ये जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है जो अपने आप को अडेप्ट करता है हमारी बॉडी के पोस्चर के अकॉर्डिंग, उसको हम सोमैटिक डिसफंक्शन बोल रहे हैं। अडेप्ट करने का मकसद ये है कि वो अडेप्टेशन इसलिए प्रोड्यूस कर रहा है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके फर्दर डिसरप्शन से, फर्दर इम्पेयरमेंट से। मैं अडेप्टेशन का लफ्ज सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, अडेप्टेशन यूजुअली फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए या नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए हम लोग यूज करते हैं कि जी द बॉडी इज गोइंग टू अडेप्ट टू दिस थिंग। ठीक है, यहाँ पर इसका फिजियोलॉजिकल मतलब नहीं है, यहाँ पर इट इज यूज्ड फॉर पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, द नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू अडेप्ट टू प्रोटेक्ट फर्दर स्ट्रक्चर्स और फर्दर टिश्यूज फ्रॉम द ऑफ द बॉडी। समझ आई बेटा? यहाँ पर नर्वस सिस्टम जी को सर। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, यहाँ पर नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन प्रोड्यूस कर रहा है। उस पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन के रिजल्ट में एसिमेट्री प्रोड्यूस होती है और आपकी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ओके सर। now there are two tools we are going to use for Excuse me, sir. identification of somatic dysfunction। हमारे पास दो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सोमैटिक डिसफंक्शन को चेक करने के लिए। और जरूरी नहीं है कि आपने हर पेशेंट के ऊपर, या आपने कोई भी पेशेंट है तो आपने कहना है अगर ये ऑर्थोपेडिक के इश्यू के साथ आया तो आपने सिर्फ इन दो टूल्स को इस्तेमाल करना है। नहीं, ये दोनों टूल्स आपके इवैल्यूएशन ओएमटी इवैल्यूएशन का हिस्सा हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है? एंड फील। पैसिव रेंज ऑफ मोशन जब आपने चेक करनी है तो आपने वहां पर एंड फील चेक करनी है पैसिव रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, एक तो रोटेटरी आपकी है ना एंड फील, और एक आपकी जॉइंट प्ले एंड फील है। जॉइंट प्ले एंड फील वो होती है जब आप ग्लाइडिंग करते हो तो ग्लाइडिंग में आप चेक करते हो कि एंड फील कैसी है, क्योंकि कैप्सूल को जब आप ग्लाइड कर रहे होते हो बेटा तो आप लोग कैप्सूल को स्ट्रेच करते हो ना एक्चुअली, ऐसे ही sir. है। हम लोग जो जी। ये कैल्टन बॉन्ड की ग्लाइडिंग करते हैं तो एक्चुअली हम लोग कैप्सूल को स्ट्रेच कर रहे होते हैं ना। अगर कैप्सूल के अलावा अगर आपको कोई और मिले एंड फील तो इट मींस दैट इज अ पैथोलॉजिकल एंड फील। ऐसे ही है,
ऐसे ही है ना बच्चों? तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने एंड फील को चेक करना है जो कि OMT इवैल्यूएशन का हिस्सा है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट इज मसल लेंथ असेसमेंट। मसल लेंथ असेसमेंट इज जब आप लोग सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन या सॉफ्ट टिश्यूज को चेक करते हैं, जो सबसे लास्ट स्टेप है सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है? उस सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन में एक्चुअली आपने यही चेक करना होता है कि मसल्स की लेंथ कैसी है, ठीक है? मसल्स लेंथ को चेक करने के डिफरेंट टेस्ट हैं। क्वाड्रिसेप्स की लेंथ को चेक करने का डिफरेंट टेस्ट है, हैमस्ट्रिंग की लेंथ को चेक करने के लिए डिफरेंट टेस्ट है, ठीक है? इसी तरीके से एडक्टर मसल ग्रुप की लेंथ को चेक करने के लिए डिफरेंट टेस्ट है जो कि परफॉर्म किया जाता है किस स्टेप के अंदर? 5th स्टेप के अंदर, ठीक है? जो 5th स्टेप है OMT इवैल्यूएशन का, उसमें आप चेक करते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मसल्स क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर जॉइंट। ठीक हो गया बच्चों? सर ये टेस्ट हमें सेपरेटली पढ़ाए जाते हैं? ये टेस्ट आप लोगों को रीजन, जब ये जो स्पाइन के रीजन आएंगे ना बेटा, सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक, लंबर, इसमें ये सारे टेस्ट पढ़ाए जाएंगे कि किस तरीके से आपने यहाँ के लेट्स से सर्वाइकल में लिवेटर स्कैपुलाई को चेक कैसे करना है, स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड को कैसे चेक करना है, ठीक है? स्केलिनाई को कैसे चेक करना है, ट्रेपेजियस को कैसे चेक करना है, इनका क्या टेस्ट होगा? आपको कैसे पता चलेगा राइट साइड का ट्रेपेजियस टाइट है कि लेफ्ट साइड का ट्रेपेजियस टाइट है? हाथ लगाने से पता चल जाएगा जी, अच्छा यहाँ ये जो पीछे है ये टाइट है, तो या ये सख्त हुआ है पैल्पेशन के ऊपर, तो जी हाँ जी राइट साइड के ट्रेपेजियस टाइट है। नहीं, नो सर, हमें ऐसे तो चेक करना होता है, हमें लेंथ को चेक करना होता है कि अगर राइट साइड की लेंथ इतनी है तो लेफ्ट साइड की भी लेंथ इतनी होनी चाहिए। समझ आई बेटा? सर जी सर जब पेशेंट हमारे पास आता है क्लिनिकल सेटअप में, तो फिर हम नर्व टेस्ट और मसल लेंथ टेस्ट दोनों अप्लाई करते हैं, मतलब फॉर डायग्नोस के अकॉर्डिंग टू कंडीशन करते हाँ हैं? जी, दोनों, आप दोनों कर सकते हो बेटा। सॉफ्ट टिश्यू के अंदर आपका ये सारी चीजें आ जाती हैं। पेरिफेरल नर्व्स भी आप चेक करोगे, आपने पेरिफेरल नर्व्स को भी चेक करना है, आप मसल्स की लेंथ को भी चेक करोगे, तो ठीक है? इतने टेस्ट मतलब ज्यादा सारे टेस्ट होते हैं ना, तो फिर सारे अप्लाई करना स्पेसिफिक रीजन के लिए वो फॉलो करते हैं? बेटा ये सारी चीजें ना विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है? अब जब हम लोग रीजन्स के ऊपर जाएंगे ना बेटा, तो आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जब हमने परफॉर्म करना है तो वो फौरन से परफॉर्म हो जाएगा विद इन 5 to 10 मिनट्स, ठीक है? ठीक हो गया सर। जी सर। मतलब ये बहुत बड़ी इवैल्यूएशन नहीं होती कि जी आप अली से लेके फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि जी वो पैदा हुआ पेशेंट और वो कैसे कैसे बड़ा हुआ, आपने वहां से लेके नहीं उसकी हिस्ट्री सुननी होती। हिस्ट्री होनी चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ। आपने उसमें से पिक करना होता है कि आपके लिए कौन सी चीज फायदेमंद है, या आपने किन किन चीजों से आप डायग्नोसिस की तरफ मूव कर सकते हो। ठीक हो गया सर। नाउ वो कहते हैं जब भी पेशेंट सोमैटिक डिसफंक्शन के साथ आता है तो पेशेंट हिस्ट्री देता है। किस चीज की हिस्ट्री दे सकता है? पेन की, ठीक है? ऑब्वियसली कहीं पर भी एसिमेट्री होगी, कहीं पर मसल्स टाइट हो गए और कहीं पर मसल्स वीक हो गए हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? मैल अलाइनमेंट आएगी। मैल अलाइनमेंट की वजह से पेशेंट को क्या होगा? फील पेन फील हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है, ठीक है? फटीग, हो सकती है डिस्कम्फर्ट, पेन फील बच्चों यस पेन भी होगी। सोमैटिक डिसफंक्शन में। नर्व इरिटेट हो जाए तो नर्व पेन कॉज करना शुरू कर देती है। लेट्स से अगर किसी की मीडियन नर्व इम्पिंज होना शुरू हो गई है कहीं पर, ठीक है, तो वो पेन कॉज करेगी मीडियन नर्व के नहीं कॉज करेगी? करेगी ऑब्वियसली। अगर आपके हैमस्ट्रिंग्स टाइट होना शुरू हो गए, क्वाड्रिसेप्स वीक होना शुरू हो गए हैं, तो आपकी स्टैंडिंग में या वॉकिंग में पेन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। आएगी, ऑब्वियसली आएगी।
ठीक है। सो सेकेंड वन इज वीकनेस। A patient may feel weakness in one or more than one muscle group, ठीक है। पेशेंट वीकनेस महसूस करेगा। अच्छा, वीकनेस कैसे महसूस कर सकता है? लेट्स से ये मैं आपको अपनी खुद की कंडीशन बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा देर तक चलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लेफ्ट साइड का फुट है, मैं उसकी एंकल डॉर्सिफ्लेक्स नहीं कर पा रहा सही तरीके से। लेफ्ट साइड के फुट की मैं एंकल डॉर्सिफ्लेक्स नहीं कर पा रहा बहुत एक्टिवली। मुझे फील होता है कि वो वहां पे एसिमेट्री है, मेरे प्लांटर फ्लेक्सर्स टाइट है और मेरे एंकल डॉर्सिफ्लेक्सर्स वीक है वहां पर। समझ आई बेटा बात की? थर्ड वन इज स्टिफनेस। पेशेंट स्टिफनेस के साथ आ सकता है, पेशेंट को स्टिफनेस की शिकायत हो सकती है कि जी मैं अपनी मूवमेंट को या मैं अपनी लेट्स से सर्वाइकल स्पाइन है, मैं एक साइड पे तो सही देख लेता हूँ लेकिन मेरे से दूसरी साइड पर नहीं देखा जा रहा। मैं राइट साइड लेफ्ट साइड की बेंडिंग सही कर लेता हूँ लेकिन राइट साइड की बेंडिंग नहीं हो पा रही। तो दैट इज एक्चुअली व्हाट इट इज कॉल्ड स्टिफनेस और रिस्ट्रिक्शन। थर्ड वन इज नमनेस और हेडेक और डिजीनेस और नॉजिया। ये जो बेटा हेडेक, डिजीनेस और नॉजिया है, दीज आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल में जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है उसके साथ ये यूजुअली एसोसिएट करता है। डिजीनेस होना, ठीक है, वर्टाइगो होना, ठीक है, हेडेक होना, ये सारे क्या हैं आपके अपर सर्वाइकल स्पाइन की वजह से हैं, जिसको हम लोग सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही है बेटा। जी सर। नाउ व्हाट विल बी द साइंस? हमें फिजिकल एग्जामिनेशन के वक्त क्या कुछ नजर आएगा, क्या कुछ मिलेगा? सबसे पहले वो कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस। सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस में टिश्यू की टेंशन चेंज हो जाएगी, ऑल्टर्ड टिश्यू टेंशन। ऑल्टर्ड टिश्यू टेंशन का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा टाइटेंड होंगे उस वक्त। आप रेंज ऑफ मोशन, जब आप पैसिव रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर रहे होगे तो आपको फील हो रहा होगा कि इस मसल ग्रुप में बहुत ज्यादा टेंशन आ गई हुई है जिसको आप मूव करवा रहे हो। ठीक है, लेट्स से आप एसएलआर करवा रहे हो तो एसएलआर करवाते हुए अगर आपको रेजिस्टेंस फील होना शुरू हो जाए फर्स्ट 40 या फर्स्ट 50 डिग्रीज के अंदर, तो ऑब्वियसली आप क्या कहोगे कि देयर इज अ ऑल्टर्ड टिश्यू टेंशन, इस टिश्यू में टेंशन डेवलप हुई हुई है। मैं कुछ स्पेसिफिकली ये नहीं कह रहा मसल में टेंशन है या पेरिफेरल नर्व में टेंशन है, वो किसी में भी हो सकती है, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू टेंशन चेंज हो गई। समझ आई बात की? इलास्टिसिटी, ठीक है, शेप। अब शेप कैसे चेंज होती है? लेट्स से एक पेशेंट आता है आपके पास लंबर स्ट्रेटनिंग के साथ। कभी देखे पेशेंट लंबर स्ट्रेटनिंग का या सर्वाइकल स्पाइन की स्ट्रेटनिंग का? बच्चों देखे कभी पेशेंट? एक्सरेज में देखा है सर। वो फ्लैट बैक नहीं, शेप कैसे पेशेंट की चेंज होगी? लेट्स से सर्वाइकल स्पाइन का जो पेशेंट होगा सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग का, वो इस तरीके से आपके पास आएगा, जस्ट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, जिसकी सर्वाइकल स्पाइन स्ट्रेट हुई होगी, ठीक है, ऐसे आएगा। So that is a change in the shape, ठीक है। अगर आप लंबर स्ट्रेटनिंग की भी बात करो तो लंबर स्ट्रेटनिंग का भी पेशेंट बिल्कुल ऐसा स्टिफ होके चलेगा, आपको उसकी पेल्विस में कोई मूवमेंट नहीं नजर आएगी, सिर्फ हिप जॉइंट में, ठीक है, और अपर बॉडी में मूवमेंट नजर आएगी, लंबर स्ट्रेट होगी बिल्कुल। तो दैट इज एक्चुअली द शेप, चेंज ऑफ शेप, ठीक है। फिर टेक्सचर के अंदर चेंज आ जाना, जब आप पल्पेट करना शुरू करोगे तो उसके टेक्सचर में चेंज आ जाए, ठीक है। जब आपको ये जो ट्रिगर पॉइंट्स मिलते हैं या टेंडर पॉइंट्स मिलते हैं तो एक्चुअली दिस इज द चेंज इन द टेक्सचर ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है उस मसल ग्रुप का या मसल का स्पेसिफिक। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कलर में चेंजेस आ जाना, ठीक है। ऑब्वियसली अंडरलाइन कोई इंफ्लेमेशन हो तो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज टेम्परेचर, ठीक है। इन्फ्लेमेशन
जहां पर होगी वहां पर आपको राइज टेम्परेचर मिलेगा और बाकी सारे सराउंडिंग एरियाज में आपको टेम्परेचर नॉर्मल मिलेगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स आर ऑफ फंक्शनल चेंजेस। फंक्शनल चेंजेस में आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, पावर। ठीक है, इसमें आपको इंपेयरमेंट मिलेगी। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ में भी इंपेयरमेंट मिलेगी, उसकी इंड्योरेंस में भी इंपेयरमेंट मिलेगी, उसकी पावर में भी इंपेयरमेंट मिलेगी। सेकेंडली, कोऑर्डिनेशन उसकी इंपेयर्ड हो जाएगी, उसकी मोबिलिटी इंपेयर्ड हो जाएगी। ठीक है, आप कोऑर्डिनेशन को या मोबिलिटी को कैसे चेक करोगे? सिंपल सी बात है, लेट्स से एक पेशेंट आया, पेशेंट की राइट साइड के ऊपर गिलास पड़ा हुआ है पानी पीने के लिए, लेकिन अगर वो अपने लेफ्ट साइड को यूज कर रहा है टू ग्रैब दैट वाटर ग्लास, तो इट मींस कि उसके राइट साइड की कोऑर्डिनेशन नहीं थी या उसकी राइट साइड की मोबिलिटी इंपेयर्ड है। ऐसे ही है। यस सर, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट वन इज जॉइंट्स। जॉइंट्स में आपको हाइपोमोबिलिटी या हाइपरमोबिलिटी मिल सकती है। सॉफ्ट टिश्यूज में आपको कॉन्ट्रैक्चर्स मिल सकते हैं, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने थेराप्यूटिक्स 1 में पढ़े थे, दैट आर मायोस्टैटिक, सीडोमायोस्टैटिक, फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर्स। ठीक है, न्यूरल एंड वेस्कुलर कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपके पास जितने भी नर्व टेंशन टेस्ट होते हैं उनके आपको साइन एंड सिम्टम्स मिल सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में आप परफॉर्म करोगे। ठीक है, एसएलआर परफॉर्म करोगे तो एसएलआर में आपको ये भी पता चल सकता है कि वेदर दिस इज हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व है या फिर क्या है, सियाटिक नर्व इन्वॉल्व है या फिर एसआईजे इन्वॉल्व है। जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, सियाटिक नर्व भी इन्वॉल्व हो सकती है, प्लस आपकी हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो वो जब आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करना है उसमें आपको ये इन तीनों चीजों के बारे में पता चल सकता है, और जहां पर भी नर्व टेंशन के इश्यूज होंगे वहां पर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दैट इज एक्चुअली द नर्व। लेट्स से पेशेंट हैमस्ट्रिंग एसएलआर आप परफॉर्म कर रहे हो, बेटा ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मेरे साथ जरा एक्टिव होके बैठिएगा। अब आप एसएलआर परफॉर्म कर रहे हो, एसएलआर में आप क्या करते हो, पेशेंट की एसएलआर परफॉर्म करते हुए आप एबडक्शन में लेकर जाते हो, पेशेंट का स्ट्रेस कम हो जाता है। ये पेशेंट आप फील करते हो कि मैं जो एसएलआर परफॉर्म कर रहा था, जैसे ही मैंने इसकी हिप एबडक्ट की है एसएलआर करते हुए, तो इसकी जो टाइटनेस थी वो कम हो गई है। जब आप एसएलआर को दोबारा एडक्शन की तरफ लेकर जाते हो तो उसकी टाइटनेस बढ़ जाती है। तो इट मींस, व्हाट डज इट मीन? एबडक्टर्स टाइट है उसमें। नहीं बेटा, नर्व टेंशन टेस्ट है बेटा ये। एसएलआर सियाटिक नर्व के लिए नर्व टेंशन टेस्ट है। एसएलआर के साथ ये साथ मुझे आपने जब समझ नहीं हिप आ को एडक्ट करना है, एडक्शन में लेकर जाना है, एडक्शन में अंदर की तरफ लेकर जाना है, तो एसएलआर के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, और एसएलआर के ऊपर नहीं, सियाटिक नर्व के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अगर सियाटिक नर्व इन्वॉल्व होगी तो या तो पेशेंट आपको रोक देगा फौरन से, या पेशेंट बहुत ज्यादा कहेगा कि बहुत ज्यादा मुझे खिंचाव या पेन फील हुई है। अब उसमें तो नहीं ना हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व, क्योंकि वो तो टेंशन टेस्ट किसके लिए है, सियाटिक नर्व नर्व के के लिए। सियाटिक नर्व सर, इसमें Yes. नर्व इन्वॉल्व हो रही होगी। नर्व कहीं पर टाइट, नर्व कहीं पर इश्यू क्रिएट कर रही है ना, जिसकी वजह से उसने एसएलआर परफॉर्म करते हुए जब हेप एडक्शन में लेकर गया तब उसको पेशेंट को पेन फील होना शुरू हो गई। नाउ नेक्स्ट वन इज द इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू मैनुअल थेरेपी आर रिलेटिव, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले जो चीज है vigorous, how vigorous is the technique you are going to apply, मतलब आप कितनी vigorous टेक्निक अप्लाई करने जा रहे हो। ठीक है,
that will decide that this technique will be indicated or this technique will be contraindicated. अगर देखो बेटा एक पेशेंट आया मसल स्पैज्म के साथ, सारे बच्चे सुन रहे हैं, मसल स्पैज्म के साथ एक पेशेंट आता है और आप विग्रेसली उसकी जॉइंट प्ले टेक्निक्स अप्लाई करते हो, तो क्या वो मसल स्पैज्म के लिए बेनिफिशियल होंगी? नो सर, या ग्रेड further 3 worsen करेंगे। टेक्निक्स यूज करते हो, तो क्या वो बेनिफिशियल होंगी उसके लिए? नो नहीं होगी। तो वही ग्रेड 3 की जो स्ट्रेचिंग टेक्निक है वो मसल स्पैज्म के लिए क्या हो गई है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गई है। लेकिन अगर आप यही ग्रेड 2 की केल्टन बॉन्ड ग्लाइडिंग यूज करते तो वही ग्रेड 2 की केल्टन बॉन्ड ग्लाइडिंग जो है वो उसके लिए क्या हो जाती? बेनिफिशियल होती है, पेन की इंडिकेटेड हो जाती। समझ आई है बात की? सो द rigorous of the technique will decide whether you are going to whether this treatment is indicated or whether this treatment is contraindicated. समझ आ गई बेटा? सर एक सर ये क्वेश्चन पॉइंट पूछना हमारा था करते हैं ग्रेड 3 और ग्रेड 2 का। सर। हाँ जी। सर जो एंड फील्ड होती है हमारे पास, कभी कभी तो एंड फील्ड एम्प्टी एंड फील्ड भी आती है, तो उसमें जो आपने ऊपर बताया था कि आप दो चीजें चेक करते हैं, कि एंड फील्ड चेक करते हैं और मसल की लेंथ चेक करते हैं, तो हमारे पास एंड फील्ड अगर नहीं आती तो फिर हम सिर्फ मसल लेंथ की तरफ ही जाएंगे? बेटा एंड फील आएगी आएगी, ऐसे कैसे हो सकता है एंड फील ना आए? अगर कहीं पर एंड फील नहीं आती तो उसका मतलब ये होता है कि दैट इज एन एम्प्टी एंड फील। ये बात ऐसे करी कि याद है एम्प्टी ना, एंड या तो फील्ड वो है एम्प्टी ये। एंड फील होगी या बॉगी एंड फील होगी, और ये दोनों एंड फील्स क्या है? पैथोलॉजिकल है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। एम्प्टी एंड फील ये होगा कि पेशेंट आपको एंड फील तक जाने ही नहीं देगा, पेशेंट आपको पहले ही रोक देगा, तब भी आप एंड फील नहीं चेक कर सकोगे, तो दैट इज एन एम्प्टी एंड फील। और एक पेशेंट जो है वो बियॉन्ड द एंड फील भी आपको अलाउ कर रहा है, तो इट मींस दैट इज अ बॉगी एंड फील। ठीक है? जिस नॉर्मल पोजीशन के ऊपर एंड फील आनी थी उस नॉर्मल पोजीशन पे एंड फील नहीं आई, और बियॉन्ड दैट नॉर्मल पोजीशन, ठीक है, तब भी एंड फील नहीं फील हो रही, तो इट मींस कि दैट इज अ बॉगी एंड फील। ठीक है जी बच्चों, बात की समझ आ गई? यस सर। यस सर। Now, vigorous of the technique, the first factor is, second one is the medical and physical diagnosis. Medical and physical diagnosis are two different things. ठीक है? आपको कोई भी डॉक्टर अगर लिख के दे कि जी इसको लो बैक है क्या, आप इसको अल्ट्रासाउंड शुरू कर दें, आप इसको डीप हीटिंग शुरू कर दें, ठीक है, या कोल्ड पैक्स लगाना शुरू कर दें, तो इट डजंट मीन कि आपने उसकी बात माननी है। मेडिकल डायग्नोसिस या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को आपकी चीजों का नहीं पता, इंडिकेशंस का, कॉन्ट्राइंडिकेशंस का उनको बिल्कुल नहीं पता। ठीक है? आपकी ट्रीटमेंट किसके लिए इंडिकेटेड है और किसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है? समझ आई बच्चों बात की? सो मेडिकल एंड फिजिकल डायग्नोसिस का डिफरेंस एक्चुअली बताएगा कि वेदर दिस ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड और वेदर दिस ट्रीटमेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डायग्नोसिस। अब सिंपल सी एक मैं बात बताता हूं, एक यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में ऑर्थोपेडिक्स क्या करते हैं कि फ्रैक्चर होता है ना, किसी का भी फ्रैक्चर, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा अपनी सोसाइटी में या कहीं पे भी, तो यहाँ पर अगर फ्रैक्चर हो जाए किसी का भी तो वो क्या करते हैं, इसको पीओपी लगाओ और इसको 4 हफ्तों के लिए छोड़ दो, ऐसे ही होता है। यस सर, ऐसा ही होता है। 4 हफ्तों के लिए या 6 हफ्तों के लिए, 6 हफ्तों के बाद दोबारा मेरे पास आना, 6 हफ्तों के बाद वो दोबारा उसके पास जाता है, वो दोबारा पीओपी काटता है, ठीक है, हल्का सा हिला के देखता है, नहीं हिल रहा, हिलाओ हिलाओ जुलाओ, मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी खोलो, लो जी ठीक हो गया, फ्रैक्चर एल्बो का है
मुट्ठी बंद करवाता है, मुट्ठी खुलवाता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की मैं बात कर रहा हूँ, और मुट्ठी बंद करवा के खुलवा के वो कहता है अच्छा जी लो जी ठीक हो गया, आप जाएं, ठीक है। सो दिस इज नॉट द वे, ठीक है। उसके लिए ये शायद माने नहीं रखता, या उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एक और एक्सरे करवाएगा, उसमें देखेगा अच्छा जी बोन हील हो गई है, ठीक हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं। अब वो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाकर भेजते तो वो खास तौर पर पेशेंट को मना करता है कि इसको हिलाना नहीं है, नहीं तो हड्डी क्या होगी, डिसलोकेट हो जाएगी, दोबारा जुड़ेगी टूट नहीं। जाएगी। यूनियन हो जाएगा। हड्डी तो जुड़ेगी नहीं, या हड्डी इधर उधर हो जाएगी, ऐसे ही है ना। यस सर। यस सर। जी सर। अच्छा, अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ। देखो बेटा, आपका जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है ना, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर दैट इज ऑफ स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों से बना हुआ है। अल्लाह ताला ने उस स्केलेटल सिस्टम के ऊपर या उन हड्डियों के ढांचों के ऊपर अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है? गोश्त, मसल्स रखे हुए, मसल्स का एक पूरा नेटवर्क रखा। यस सर, आप ऐसे ही है। एक बात बताओ, सिर्फ आपकी 2 बोन्स ऐसी हैं जो कि सुपरफिशियल हैं। कौन कौन सी 2 बोन्स हैं? टीबिया एक तो है। पटेला। नहीं, सर पैटेला शिन नहीं, बोन, वो तो तो सेसमाइड शिन बोन है। शिन बोन है। फर्स्ट वन इज शिन बोन। टिबिया, the most superficial bone, and the other one is the radius, ठीक है। सर क्लैविकल भी तो है। गोश्त, अगर आप ये देखो कि अल्लाह ताला ने बोन्स को अगर कवर किया हुआ है विद मसल्स, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो क्या वो हड्डी को डिस्प्लेस करेगा या वो हड्डी को नॉर्मल पोजीशन के ऊपर जोड़ने की कोशिश करेगा? नॉर्मल पोजीशन पे जोड़ने की कोशिश। yes. मेरे पास एक बच्चा आता था 14 के 15 इयर्स का, ठीक है। इस टाइम वो बच्चा आर्मी के अंदर है। मुझे अभी भी याद है उस पेशेंट का, अवैस नाम था उस बच्चे का, एंड उसका रेडियस भी फ्रैक्चर थी, उसकी ह्यूमरस भी फ्रैक्चर थी, और उसका अल्ना भी फ्रैक्चर था, और उसकी ओपन रिडक्शन हुई थी और इंटरनल फिक्सेशन हुई थी। और वो वेरी फर्स्ट डे, ठीक है, उनको किसी ने रेफर किया था, तो उन्होंने कहा था कि आप जाएं और ये जाके एक दफा चेक करवा लें, ठीक है, कि थेरेपी की जरूरत है या नहीं है। तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई स्टार्टेड हिम फिजिकल थेरेपी, ठीक है, और इट विल टेक हार्डली 8 वीक्स के, जिसमें उसकी जो मूवमेंट थी वो कंप्लीट हो गई थी, पावरफुल हैंड था उसका, ठीक है। जो एक्सटेंशन थी दैट वाज स्लाइटली लिमिटेड, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, इससे ज्यादा वो एक्सटेंड नहीं कर सकता था। बाकी फ्लेक्शन इजीली वो कर सकता था, ठीक है, एक्सटेंशन इजीली कर सकता था, पुशअप्स लगा सकता था इजीली, ठीक है, और उसकी बकायदा वो आर्मी में चला गया, हालांकि फ्रैक्चर्ड बोन्स के साथ था, ठीक है। सो मेडिकल एंड फिजिकल डायग्नोसिस का ये डिफरेंस आपको जरूर देखना है। The next thing is stage of pathology, whether it is an acute stage, whether it is a subacute stage, or whether it is a chronic stage, ठीक है। The next thing is relationship between musculoskeletal findings and the patient symptoms. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने एग्जामिनेशन में जो फाइंड आउट किया, क्या वो मैच कर रहा है पेशेंट के सिम्टम्स के साथ या नहीं कर रहा, ठीक है। जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। नाउ बेटा, मैनुअल थेरेपी ऐसे ही पढ़नी पड़ेगी। मैं बार बार पूछूंगा आप लोगों से कि आप लोग जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे, ठीक है। और जो सो रहे हैं वो माशाल्लाह सोते रहेंगे। अच्छा, द वेरी फर्स्ट थिंग इज, अब एक पेशेंट आपके पास आता है जो कि काफी ज्यादा नेट के ऊपर सर्चिंग करता रहता है मेडिकल से रिलेटेड। छोटे होते, हर किसी को ये शौक होता है मुझे ये हो गया या मुझे वो हो गया, और ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े होके भी यही सोचते रहते हैं कि अगर मुझे ये कुछ हो गया तो मेरे से ये घर वाले ज्यादा प्यार करेंगे। लेट्स से मैं एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया बकायदा, ठीक है, और उसने कहा जी मेरे
SLR नहीं होती मेरे से पूरी, ठीक है। मैंने शायद आप लोगों को थेराप्यूटिक्स 1 में भी ये किस्सा सुनाया हुआ है। यस सर, आपने बताया था वो बैठ के फिर आपने कराई थी तो कर ली थी। यस, काउच के ऊपर आपने उसको बिठाओ, ठीक है, तो उसकी SLR पूरी हो जाए। सो कहने का मकसद क्या है, दैट इज द डिफरेंस। आप लोगों ने फाइंडिंग्स को, अपनी फाइंडिंग्स को रिलेट करना है विद द पेशेंट सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। इफ दे आर रिलेटिंग विद ईच अदर, इट मींस दैट यू हैव मेड द परफेक्ट डायग्नोसिस। आपका डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक है। और अगर कुछ आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो नहीं भी मिल रही है उसके साथ, तो जरूरी नहीं है कि आपके डायग्नोसिस में कोई इश्यू है, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छा वास्ट किस्म का डायग्नोसिस किया है, और उस वास्ट किस्म के डायग्नोसिस में आपको पता चला है कि अच्छा इसके इस रीजन के साथ साथ इसका ये एडजेसेंट रीजन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। आपने उसके लिए भी ट्रीटमेंट देखना है, ठीक है। अगर आपको ये फील हो रहा है कि अगर मैं ये स्ट्रेचिंग, लेट्स से स्ट्रेचिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एल्बो जॉइंट के लिए, ठीक है, या लेट्स से मैं ये कह दूं कि जी ब्रिजिंग एक्सरसाइज नहीं करनी, लंबर स्पाइन के लिए ब्रिजिंग एक्सरसाइज नहीं करनी जी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि लंबर स्पाइन में इस टाइम जो पैथोलॉजी चली है उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मुझे ये फील हो कि जी इसके क्वाड्रिसेप्स में या ग्लूटियाई मैक्सिमस हिप एक्सटेंसर्स में और नी एक्सटेंसर्स के अंदर कोई इश्यू चल रहा है या वीकनेस है, ठीक है, एडजेसेंट रीजन है ना ये लंबर के, हिप भी और नी भी, और Yes, मैं sir. उसके लिए वो क्या करवा दूं, इंडिकेटेड करवा दूं, ठीक है। तो इट डजंट मीन कि जी ये गलत होगा, इट मीन्स कि वी आर फोकसिंग ऑन द quadriceps, we are focusing on the hip extensors muscle, ठीक है। जब आप लोग, मैं आप लोगों की ये लैब टेस्ट जब करवाऊंगा, जब हम लोग फिजिकली आप लोगों को मैं फिजिकल सेशंस दूंगा लैब्स के, तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हो। ब्रिजिंग ही होगी, लेकिन एक ब्रिजिंग ऐसी होगी जिसमें आपका सारा फोकस किसके ऊपर होगा, लंबर के ऊपर, हिप लंबर एक्सटेंसर्स के ऊपर होगा। और एक क्या होगा कि जिसके ऊपर आपका सारा फोकस किसके ऊपर होगा, नी क्वाड्रिसेप्स पर होगा, हिप एक्सटेंसर्स पर होगा। समझ आई बेटा बात की? सो दीज 4 फैक्टर्स, ठीक है, will depend whether this technique is indicated and whether this technique is contraindicated. सर जी बेटा। सर अभी आपने बोला है कि लंबर के लिए वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो फिर सर अगर हम करवाते हैं ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज तो फिर वो उसको इन्वॉल्व नहीं करेगी, हम फोकस अगर नी और हिप के ऊपर भी है तो वो उसको इन्वॉल्व नहीं करेगा? लंबर देखो, लेट्स से ब्रिजिंग, अगर तो कोई स्ट्रक्चरल इश्यू होगा ना, स्ट्रक्चरल जॉइंट का कोई इश्यू होगा, तो फिर मैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही रखूंगा, फिर मैं इंडिकेशन में नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन अगर लेट से किसी मसल का इश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू का इश्यू है, ठीक है, तो फिर मैं पेशेंट को अलाउ कर सकता हूं कि आप ब्रिजिंग करें, ठीक है। लेकिन वो वाली जब मैं पेशेंट को कहूंगा कि आपने ब्रिजिंग करनी है, लेकिन आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, क्वाड्रिसेप्स के ऊपर होना चाहिए। आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, हिप एक्सटेंसर्स के ऊपर होना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि आपके लंबर के एक्सटेंसर्स, जब आपका पेशेंट का फोकस ही नहीं है, ठीक है, तो फिर वो मसल ना एक्टिव होगा, ना उसको कोई इश्यू आएगा, ना उसके ऊपर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन लगेगी। ओके सर, सही है। सर तो स्टेज प्लान ऑफ तो बड़ा पैथोलॉजी का भी बता दें, वो कैसे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? स्टेज ऑफ द पैथोलॉजी, सर पीछे कॉन्ट्राइंडिकेशंस में था स्टेज ऑफ पैथोलॉजी, वो कैसे कॉन्ट्राइंडिकेटेड स्टेज ऑफ होगी? पैथोलॉजी एक्यूट स्टेज है। एक्यूट स्टेज में लेट्स से आपकी कोई एक्टिव रेजिस्टेड मूवमेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन आफ्टर पासिंग ऑफ द एक्यूट स्टेज, सब एक्यूट स्टेज में या क्रॉनिक स्टेज में जब आपने इंड्योरेंस को बेहतर करना है, तो फिर वही रेजिस्टेड एक्टिविटी क्या हो जाएगी, उसके लिए इंडिकेटेड हो जाएगी। समझ आई बात की? जी सर, आ गई। सही है। नाउ ये अब आपके सामने जो स्क्रीन है, इसके ऊपर आप लोगों को शो हो रहा है कि दीज आर द एक्चुअल कॉन्ट्राइंडिकेशंस।
ये हम जल्दी से, आप सब लोगों को पता होगा इन चीजों का। पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेसिया है, ठीक है, ऑस्टियोपेनिया है, कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, कैंसीरियस है कंडीशन, तो वो उसके लिए पैथोलॉजिकल, ये इसकी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, ठीक है। एक्टिव कोलेजन वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, कोलेजन वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, ब्लड वेसल्स का कोई इशू है तो वो उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस है हमारी ट्रीटमेंट के लिए। डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा मैसिव डिजेनरेटिव चेंजेस हैं तो वो भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आती हैं। स्केलेटल और लिगामेंटस स्टेबिलिटी लॉस हो चुकी है स्पाइन की, स्केलेटल और लिगामेंटस स्टेबिलिटी लॉस हो चुकी है स्पाइन की, तो ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। लेट्स से रेमेटाइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि आपका ट्रांसवर्स लिगामेंट रप्चर हो जाता है, तो अब मैं चाहूंगा कि मैं अटलांटो एक्सियल जॉइंट को मूव करवाऊं, मैं तो अटलांटो एक्सियल जॉइंट को हाथ भी नहीं लगा सकूंगा, क्यों? क्योंकि वहां पे रेमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से क्या हुआ हुआ है, रप्चर हुआ हुआ है आपके हॉरिजॉन्टल लिगामेंट का। समझ आइए बात की? यस ठीक है, सर। अगर मैं उसको हल्का सा भी मूव करवाऊंगा तो वो तो स्वेयर इंजरी कॉज कर देगा आपके स्पाइनल कॉर्ड की, क्वाड्रिप्लेजिया कॉज कर सकता है, ठीक है। कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, या फिर वो कहता है कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है, ऐसी कोई एबनॉर्मलिटीज ब्लड वेसल्स की जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो या बाय बर्थ आपकी कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज हो, ठीक है। बाय बर्थ कौन सी होती हैं कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज? स्प्रिंगल शोल्डर पड़ा हुआ है यस सर, जिसमें एक आपका शोल्डर आप स्कैपुला का साइज छोटा हो जाता है और स्कैपुला को एक फाइब्रस बैंड ने अटैच किया होता है, किसके साथ? थोरेसिक वर्टिब्रास के साथ। तो अब मैं कहूं जी मैंने इस वर्टिब्रा को मूव करवाना है, मैंने इस वर्टिब्रा, मैंने इस स्कैपुला को मोबाइल करना है, तो क्या मैं उस स्कैपुला को मोबाइल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अगर मैं उसको मोबाइल करने की कोशिश करूंगा तो मैं फर्दर इंजरी कॉज करूंगा उसको, ठीक है। कोएगुलेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है, हेमोफीलिया, ठीक है, हेमोफीलिया का इशू हो तो वहां पर इश्यूज आते हैं। डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोई डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो स्किन कांटेक्ट की वजह से एग्रेवेट हो जाते हैं, ठीक है, उनमें भी आप लोगों ने क्या करना है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। अच्छा, वो कहते हैं मोबिलाइजेशन इज गोइंग टू बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सर्टेन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स बिकॉज मोबिलाइजेशन कैन इफेक्ट ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस। वो कहते हैं कुछ ऑटोनॉमिक इश्यूज के अंदर अगर आप लेट्स से कि जी आपको पता चला जी सिंपैथेटिक गैंग्लियन है या पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन का इशू चल रहा है, ठीक है, या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कोई इशू चल रहा है, ठीक है, और आप उसमें मोबिलाइजेशन कर देते हो, ये पता होने के बावजूद कि जी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इशू चल रहा है, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को किसी भी तरीके से इरिटेट कर सकता है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। अब इसकी एग्जांपल क्या उन्होंने दी है, ठीक है, और ये वाकई ऐसा होता है। आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट को मैनिपुलेशन करो, थोरेसिक की मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन इन मैनिपुलेशन, वो जो पटाखों की आवाज नहीं आती, क्रैकिंग साउंड्स आती हैं, ठीक है, अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को आप वो मैनिपुलेशन करो तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स 80% पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाएगा फौरन से, ठीक है। समझ आई बेटा बात की? सर सर उसकी इसका क्या क्या रीजन है? हैं? तो ये कैसे होगा उसका शुगर लेवल डाउन? अच्छा, कैसे होता है बेटा? थोरेसिक स्पाइन में जो आपका सिंपैथेटिक गैंग्लियाज होते हैं वो सबसे ज्यादा करीब होते हैं नर्व रूट्स के, आपकी वर्टिब्रास के बहुत ज्यादा करीब होता है सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियाज। जब आप मोबिलाइजेशन करते हो तो वो सिंपैथेटिक चेन्स क्या होती हैं, एक्टिवेट होती हैं और वो फौरन से क्या करती हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देती हैं, लो कर देती हैं। इंसुलिन बहुत ज्यादा रिलीज करती हैं बॉडी में और इंसुलिन क्या करती है, आपके शुगर को फौरन से ब्लड से खत्म करके सेल्स में डाल देती है, ठीक है। समझ आइए बेटा बात की? जी सर। दैट इज
That is also contraindication. So हर किस्म की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मेरी मैनुअल थेरेपी इस कंडीशन को वर्सन करेगी या इंप्रूव करेगी। वो मैनुअल थेरेपी में मोबिलाइजेशन हो, मैनुअल थेरेपी में मसल कोई सॉफ्ट टिश्यू रिलीज हो, कोई मसल एनर्जी टेक्निक्स हो, कोई स्ट्रेचिंग हो, ठीक है, वो कोई भी मैनुअल थेरेपिक टेक्निक है, आपको पता होना चाहिए कि वेदर इट इज गोइंग टू इंप्रूव द पेशेंट कंडीशन और इट इज गोइंग टू वर्सन द पेशेंट कंडीशन। ठीक है। नाउ इसी तरीके से जैसे मैंने पहले बात की थी कि ग्रेड 3 की स्ट्रेचिंग, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन जॉइंट्स विद एक्टिव इन्फ्लेमेशन, जहां पर एक्टिव इन्फ्लेमेशन है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस चल रहा है और आप वहां पर जी ग्रेड 3 की स्ट्रेचिंग करवा रहे हो, एक्टिव इन्फ्लेमेशन है वहां पर, तो ऑब्वियसली वो इन्फ्लेमेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि मोबिलाइजेशन इटसेल्फ क्या करती है, इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। आपने अक्सर कहीं पर ऑब्जर्वरशिप की हो किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ, तो वो अक्सर क्या कहते हैं, मोबिलाइजेशन करने के बाद पेशेंट को कहते हैं कि आपने जाके घर में एनसेड ले लेना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले लेनी है, ठीक है। तो वो क्यों कहते हैं, पैनाडोल ले लो या ब्रूफिन ले लें, वो क्यों कहते हैं, सिर्फ इसी वजह से कहते हैं ताकि जो मोबिलाइजेशन उन्होंने की है उसकी वजह से ना इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो, और ना इन्फ्लेमेशन अगर प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो पेन बढ़ेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है इन्फ्लेमेटरी, ऐसी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जो प्रोग्रेसिव हैं, फॉर एग्जांपल रिमेटिक डिजीजेस, ठीक है, they are not an absolute contraindications for grade 3 mobilizations. Why they are not an absolute contraindication? It is a relative contraindication. And why it is not an absolute contraindication? Because at some time उनकी जो एक्टिव इन्फ्लेमेशन चल रही होगी वो सबसाइड हो जाएगी, ठीक है, और जैसे ही वो सबसाइड होगी आप वहां पर मोबिलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हो उस स्पेसिफिक जॉइंट पर, ठीक है। जहां आपको फील हो जाए कि डेट एक्टिव इन्फ्लेमेशन चल रही है अभी भी, तो आप इन जॉइंट मोबिलाइजेशन नहीं करनी होती ग्रेड 3 की, खासतौर पर जहां पर आपको लगे कि हाँ जी एक्टिव इन्फ्लेमेशन एक या 2 दिन पहले खत्म हो गई है, ठीक है, तो वहां पर आप ग्रेड 3 की स्ट्रेचिंग कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस? सर जी बेटा। सर हमारी नेक्स्ट क्लास है। जी सर आप प्लीज जल्दी वाइंड अप कर लें। ओके बेटा, ये इंडिकेशंस पढ़ लें तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेजरिंग प्रोग्रेस पढ़ेंगे, ठीक है। जी सर। सो इंडिकेशंस क्या हैं? हाइपोमोबिलिटी, ऑब्वियसली हाइपोमोबिलिटी होगी तो वो आपके लिए, आपकी मैनुअल थेरेपी के लिए इंडिकेटेड है कंडीशन। हाइपरमोबिलिटी होगी तब भी आप लोग मैनुअल थेरेपी यूज कर सकते हो, ठीक है। हाइपरमोबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हो, हाइपोमोबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हो। कहीं पर एंडफील्ड जो है वो आपकी पैथोलॉजिकल है तो उसके लिए भी आप मैनुअल थेरेपी यूज कर सकते हो, और जहां पर आपकी जॉइंट प्ले रिस्ट्रिक्टेड है वहां पर भी आप क्या यूज कर सकते हो, अपनी मैनुअल थेरेपी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द कंडीशंस जिसमें आप लोग मैनुअल थेरेपी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सर लेक्चर? हाइपर मोबाइल में अगर फर्दर हम मोबिलाइजेशन अप्लाई करेंगे एनी क्वेश्चन? सर हाइपर मोबिलाइजेशन वाला रिपीट कर देंगे, ये इंडिकेटेड कैसे होगा? हाइपर मोबिलिटी में यस सर। बेटे मैं पूछ रहा हूँ, हाइपर मोबिलिटी का पूछ रहे हो आप? यस सर, मैं हाइपर मोबिलिटी का ही पूछ रही हूँ कि हाइपर जब एक स्ट्रक्चर है। बेटा मैनुअल थेरेपी में जरूरी नहीं होता कि आपने मोबिलाइजेशन ही करनी है। मैनुअल थेरेपी में तो आप रेजिस्टेड एक्सरसाइज भी करवा सकते हो, वो तमाम थेरेपी जो आप अपने हाथों से परफॉर्म करवा सको, डेट इज मैनुअल थेरेपी। तो अगर मैंने हाइपर मोबिलिटी को ट्रीट करना है तो अब मैं हाइपर मोबिलिटी को कैसे ट्रीट करूंगा कि मैं वहां पर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाना शुरू कर दूं, वहां पर रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाना शुरू कर दूं, तो हाइपर मोबिलिटी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, समझ आ गया। सर ये बेसलाइन मेजर्स एक दफा बता दे कौन से वाले होते हैं? बेसलाइन मेजरमेंट्स होती हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को मेजर करना। लेट्स से लंबर स्पाइन है,
लंबर स्पाइन में एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होगी फ्लेक्शन की, ठीक है, एक्सटेंशन की, बस रोटेशन पॉसिबल नहीं होती आपकी लंबर स्पाइन पर, ठीक है, साइड बेंडिंग पॉसिबल होती है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फिर इसी तरीके से पैसिव रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है, वेदर इट इज स्मूथ और नॉट, ठीक है। फिर एंड फील्स पैसिव रेंज ऑफ मोशन की, वेदर इट इज फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, ठीक है, अगर पैथोलॉजिकल है तो कौन सी है, ठीक है। रेजिस्टेड मूवमेंट, रेजिस्टेड मूवमेंट में आपको क्या बताया था, जो मैंने ग्रेड्स बताए थे सीरीएक्स के, सीरीएक्स ने क्या किया हुआ, उसकी इंटरप्रिटेशन की हुई है ना कि रेजिस्टेड मूवमेंट को हमें पता कैसे चलेगा कि जी मसला क्या है, whether it is a major lesion of a muscle, whether it is a minor lesion of a muscle, whether it is a neurological issue or whether it is a normal condition, ऐसे ही है ना, सही है। Yes तो sir, yes sir. ये हैं आपकी बेसलाइन मेजरमेंट्स, ठीक है। फिर आपके मसल के टेस्ट होते हैं, जो मसल्स आप चेक करते हो अराउंड दैट स्पेसिफिक लंबर स्पाइन के, लंबर स्पाइन के एक्सटेंसर्स क्या हैं, नॉर्मल लेंथ के हैं, लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स एब्डोमिनल्स क्या ये नॉर्मल लेंथ में है या नहीं, ठीक है। जी सर। और सर अभी आपने एक बोला था पैथोलॉजिकली जो अडॉप्टेशंस होती हैं कि अगर एक पैथोलॉजी आ गई तो उसको जो है बॉडी अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी सर, जो फिर वो अडॉप्टेशन की तरफ जाएगी तो सर और उसकी वजह से और ज़्यादा पैथोलॉजीज क्रिएट नहीं होंगी क्या? आपने बोला था ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अच्छा, मैंने यही बात की थी कि बेटा अडेप्टेशन में है, यहाँ पर जो लफ्ज बोल रहा हूँ ये सिर्फ एक्चुअली आप लोगों को समझाने के लिए, वैसे यूजुअली जो बेटा अडेप्टेशंस होती हैं दे आर फिजियोलॉजिकल इन नेचर, मोस्टली जो हमारी बॉडी में अडेप्टेशंस होती हैं वो फिजियोलॉजिकल या हमें बेनिफिट देने के लिए होती है। यहाँ पर मैं अडेप्टेशन सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि लेट्स से मुझे यहाँ पर चोट लग गई है, ठीक है, रिस्ट के इस साइड के ऊपर मुझे चोट लग गई है, अब मेरा नर्वस सिस्टम क्या करेगा कि मेरा नर्वस सिस्टम फर्दर इंजरी को प्रोग्रेस होने से बचाने के लिए क्या कर दे, कुछ मसल्स को टाइट कर दे और कुछ मसल्स को लेंथन करना शुरू कर दे, स्ट्रेच करना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये अडेप्टेशन है, लेकिन ये अडेप्टेशन अल्टीमेटली इन अ लॉन्गर रन क्या करेगा कि मेरी पहले तो चोट यहाँ पर थी, इस चोट को बचाने के लिए नर्वस सिस्टम ने अडेप्टेशंस प्रोड्यूस की कि ये चोट फर्दर प्रोग्रेस ना कर जाए, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि मेरे वो मसल्स कॉन्टिन्यूसली शॉर्टेंड पोजीशन मेरे और मेरी रिस्ट जो है वो इस तरीके से क्या हो गई, रिस्ट्रिक्ट कर गई। अब मैं अपने रिस्ट को इस तरीके से एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, मैं कोई फिंगर से कोई चीज नहीं उठा पा रहा, तो इन अ लॉन्गर रन ये क्या है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है। समझ आ गई बात की? यस सर। और सर आपने अभी बीच में एक बताया था जब वो आप हमने जवाब सही नहीं दिया था उसका, आपने पूछा था एक क्वेश्चन के पहले एसएलआर के अंदर जो आपने एडक्शन का बोला था कि पहले में जब फर्स्ट टाइम उसे करवाएंगे तो उसको पेन नहीं होगा, सेकंड में पेन होगा, तो सर सेकंड में पेन क्यों होगा, फर्स्ट में क्यों नहीं होगा? देखो, सेकंड में पेन इसलिए होगा क्योंकि एसएलआर विद हिप एडक्शन इट इज अ टेस्ट फॉर sciatic नर्व पर्टिकुलर, क्योंकि sciatic नर्व पोस्टरोलेटरल साइड के ऊपर होती है, पोस्टरोलेटरल साइड के ऊपर, लेटरल साइड के ऊपर है, तो जब मैं हिप को एडक्शन में लेकर जाऊंगा तब sciatic नर्व के ऊपर स्ट्रेच ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जब मैं हिप को एबडक्शन में लेकर जाऊंगा तो sciatic नर्व के ऊपर स्ट्रेच जाएगा ही नहीं, वो तमाम का तमाम स्ट्रेच जाएगा हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर या एसआईजे के ऊपर, सैक्रोइलियक जॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है, कि आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो और कौन सा टिश्यू या कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो। जी बेटा, समझ आ गई है? सही है सर, आ गई है सर। लेकिन और सर एक और आपने जो है ना वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के अंदर ना ये पता नहीं ग्रेड 3 की कोई बात की थी, माहिन वो बेटा, एक दोबारा से एक माहिन बेटा, आपने क्योंकि लेक्चर टाइम एंड हो गया, आपने ऐसा करना है कि आप मुझे मेल कर दीजिएगा, आपको मैं
लिंक सेंड कर दूंगा और मैं आपको उसमें समझा दूंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि अभी ओके टीचर सर, थैंक वेट कर रही हैं, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग्स का भी बोलना था और लेक्चर्स का भी। जी बेटा वो सारी अपलोड हो जाती है। सर बहुत सारी बातें ऐसी हैं मुझे अभी नहीं समझ आई हैं, तो सर और मुझे वो समझ नहीं आ रही, वो जो आपने पता नहीं कुछ अभी बीच में अभी बताया लेक्चर। हम मीटिंग लीव कर दें, आपने अटेंडेंस मार्क कर ली, हमारी क्लास है। बेटा आप बाकी सारे बच्चे कर सकते हैं। माइन बेटा आप ऐसे करो, मुझे मेल कर दो, आपको टाइम दे देता हूँ, तो उसमें काउंसलिंग सेशन में समझ लीजिएगा, ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।